हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से आबिद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम एबीए में एक केस स्टडी करेंगे जो कि बेस्ड है ऑर्डिनरी एन्युटी पर। ओके, तो ऑर्डिनरी एन्युटी में हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, जो भी डाउट्स हैं आपके। तो कई बार लोग पूछते हैं ना कि सर जो है जैसे प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का कैलकुलेशन किया जाता है, चाहे वो नॉर्मल क्वेश्चन हो, चाहे वो ऑर्डिनरी एन्युटी का क्वेश्चन हो, चाहे वो एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन हो, हर एक केस में हमें प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू दोनों कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कन्फ्यूजन रहती है कि कब ये एन्युटी है, कब ऑर्डिनरी एन्युटी है, कब एन्युटी ड्यू है, कब नॉर्मल क्वेश्चन है। तो फ्रेंड देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चंस को देख करके ही आपको ये समझने का प्रयास करना पड़ेगा। देखिए, मैं समझाता हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पर। कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹5000 which is deposited at the end of each year for 10 years। अब यहाँ कह रहा है कि 5000 रुपये आप जमा करते हो हर साल के आखिरी में 10 साल तक जमा करते हो। तो फ्रेंड्स, क्या ये नॉर्मल सवाल है? ऐसा नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का मतलब हुआ कि आपने बैंक में 5000 रुपये जमा किए, 8 साल बाद कितने रुपए आपको मिलेंगे। यहाँ क्या हुआ, आपने 5000 रुपये एक मुश्त जमा कर दिया। यू डिपॉजिटेड फॉर वंस, एक बार आपने जमा किया और अब बस वेट करना है 8वें साल का कि कब 8वां साल आएगा और हमें पैसे मिलेंगे। अगर ऐसा सवाल है जिसमें सिर्फ एक बार पैसा डिपॉजिट किया रहा है, एक बार एफडी बनवाई जा रही है, तो वो नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का सवाल है। उसके लिए फार्मूला हमने पिछले जो चैप्टर नंबर 12 है उसके पार्ट 3 में देखा हुआ है। फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू होता है प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁴n। किस केस में? अगर एक बार की बात हो रही है, जैसे मैंने 2 लाख रुपए, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए आज से 4 साल बाद, तो मैं आज कितना जमा कर दूं कि मुझे जो है 2 लाख रुपए 4 साल बाद मिल जाए या 8 साल बाद मिल जाए, मान लीजिए 8 ईयर बाद। तो मैं आज कितना जमा कर दूं? इसका मतलब मैं एक बार कोई पैसा जमा करूंगा। हो सकता है मैं 1 लाख जमा करूं, या हो सकता है मैं 1,20,000 जमा करूं, लेकिन एक ही बार जमा करूंगा। तो अगर मैं एक बार जमा कर रहा हूं तो यहाँ एन्युटी की तो कोई बात ही नहीं हो पा रही ना। एन्युटी मीन्स कि कोई चीज़ रेकरिंग हो, जैसे रूम का रेंट है, आप बार बार पे करते हैं। एक बार मकान मालिक को आपने एक बार 8,000 रुपये, मान लीजिए आपके रूम का रेंट 10,000 रुपये है, मकान मालिक को आपने इस महीने रेंट दे दिया, तो क्या अगले महीने छुट्टी मिल गई? नहीं होता ऐसा ना। उसी तरीके से जो आपका सेविंग अकाउंट होता है उसमें इंटरेस्ट आता है, हर तीसरे महीने आपको इंटरेस्ट आता है। तो क्या बैंक ने एक बार तीसरे महीने पर इंटरेस्ट दे दिया, उसके बाद उसने छुट्टी दे दी? नहीं, हर तीसरे महीने वो इंटरेस्ट आपके खाते में डालता रहता है। अगर ऐसा कोई काम हो रहा है जो मल्टीपल टाइम्स हो रहा है, बार बार हो रहा है, बार बार साल दर साल होता जा रहा है, हर महीने हो रहा है, जैसे आपको रूम का रेंट हर महीने पे करना पड़ रहा है, वहाँ पर एन्युटी की बात होती है। ओके, तो पहली बात ये हमें क्लियर हो जाती है। अब देखिए, अब डाउट मत रखिए। अगर कोई चीज़ बार बार हो रही है, जैसे ईएमआई नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू से रिलेटेड होगी या फिर जो है आपका एन्युटी से रिलेटेड होगी, आप बताइए मुझे। तो फ्रेंड देखिए, मल्टीपल टाइम्स हो रहा है, हर महीने ईएमआई कट रही है, इसका मतलब ये बात एन्युटी की हो रही है, नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू की बात नहीं हो रही है। आपने बैंक में 5 लाख रुपए की एफडी करवा दी, अब आपको 10 साल बाद कितने पैसे मिलेंगे? अब ये नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है या फिर एन्युटी का सवाल है? आप बताइए भाई। 5 लाख रुपए क्या हर साल जमा कर रहे हो? नहीं जमा कर रहे हो। अगर कोई चीज़ बार बार हो रही है देन इट इज एन्युटी। इफ इट इज नॉट हैपनिंग मल्टीपल टाइम्स अगेन एंड अगेन, तो ये नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का सवाल है। समझिए, 5 लाख रुपए मैंने बैंक में जमा किए, 10 साल बाद कितना मिलेगा? सिंपल फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁴n लगाएंगे। ये फार्मूला इस क्वेश्चन के लिए सफिशियंट है। लेकिन इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं। अमीर आदमी हूँ, मान लीजिए मैं अमीर आदमी हूँ, हर साल 5 लाख रुपए की एफडी करवाता हूँ, ईच ईयर, साल के अंत में मैं 5 लाख रुपए की एफडी करवाता हूँ, तो अगले 10 वर्षों में मुझे कुल कितना पैसा मिल जाएगा? तो भाई आंखों से दिख रहा है ना कि हर साल बंदा जो है 5 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहा है ईच ईयर। दैट मीन्स हियर कम्स द एन्युटी। यहाँ एन्युटी आएगी, एन्युटी के बगैर काम नहीं चलेगा। आप नॉर्मल फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁴n नहीं लगा पाओ। क्यों? क्योंकि मान लो ये प्रेजेंट वैल्यू 5 लाख लोगे, तो इस 5 लाख रुपए का क्या करोगे? ये भी तो प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी। ठीक, मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो अब ये ध्यान रखिए कि कब ये फार्मूला लगाना है और कब ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू का। अब रही बात एन्युटी ड्यू और ऑर्डिनरी एन्युटी, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, वो भी समझ लीजिए। देखिए, अगर कोई चीज़ बार बार हो रही है तो एन्युटी का कॉन्सेप्ट आएगा। अब ये बात आपको क्लियर हो गई है कि यू नीड टू यूज एन्युटी कॉन्सेप्ट व्हेन समथिंग इज हैपनिंग मल्टीपल टाइम्स। जैसे इफ आई डिपॉजिट 40,000 पर ईयर
फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। अब ये व्यक्ति क्या है, हर साल 40,000 रुपये जमा कर रहा है, अगले 5 साल तक जमा करेगा, हर साल 40,000 रुपये जमा करता है। ईच ईयर ही इज डिपॉजिटिंग 40K, हर साल वो 40,000 रुपये जमा कर रहा है। तो क्या अब ये नॉर्मल सवाल रहेगा? नहीं, दिस इज योर एन्युटी फ्रेंड्स। लिखिए इसको बार बार, अगर आप लिखोगे तो आपको दिख रहा है कि हाँ ये मल्टीपल टाइम्स हो रहा है, एन्युटी यूज होगी। अब एन्युटी में ऑर्डिनरी एन्युटी या एन्युटी ड्यू, इसका फैसला कैसे करते हैं? देखिए नॉर्मली एंड ऑफ द ईयर लिखा होगा, साल के अंत में, महीने के अंत में, है ना। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ऑर्डिनरी एन्युटी है। अगर बिगनिंग लिखा हुआ है, बिगनिंग ऑफ द मंथ, जैसे किराया हर महीने की शुरुआत में दिया जाता है, तो दिस इज बिगनिंग ऑफ द मंथ, बिगनिंग ऑफ द मंथ। अगर बिगनिंग ऑफ द मंथ लिखा है तो एन्युटी ड्यू है। क्लियर हो गई बात? अगर कोई काम साल के अंत में हो रहा है, हर साल, जैसे या अगर कुछ ना लिखा हो, अगर कुछ भी ना लिखा हो, जैसे इसी क्वेश्चन में देखिए यहाँ कहीं कुछ नहीं लिखा है, मैंने 40,000 रुपये पर ईयर अगले 5 साल तक जमा किए और ये नहीं लिखा कि बिगनिंग में कि एंड में, तो उस केस में फिर से आप एज्यूम करके चलिएगा कि वो साल के अंत में ही जमा करना होगा। ओके, अगर बिगनिंग ऑफ द मंथ या बिगनिंग ऑफ द ईयर होगा तो वो बात स्पेशली लिखी होगी, ध्यान दीजिए, वो बात आपको लिखे हुए तौर पर मिलेगी। यहाँ कहीं बिगनिंग लिखा होगा, इफ़ देयर इज नथिंग रिटन एज बिगनिंग, तो एंड आप मान करके अपने आप ही चल सकते हो कि भैया जो है एक 40,000 रुपये हर साल के अंत में जमा कर रहा है व्यक्ति, यू कैन एज्यूम दैट। अब ये बात मेरी क्लियर हो गई। तो अगर एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द मंथ ऐसा कुछ लिखा है तो ऑर्डिनरी एन्युटी है, कोई डाउट नहीं है। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो भी ऑर्डिनरी एन्युटी एज्यूम करके चलना है। ओके, अगर बिगनिंग लिखा हुआ है तो एन्युटी ड्यू हो जाती है। थोड़ा ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ मैंने ये बात कही है, इफ़ नथिंग रिटन इन क्वेश्चन देन कंसीडर एट द एंड ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द ईयर पेमेंट एंड यूज ऑर्डिनरी एन्युटी। अगर क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है कि एंड में जमा करता है, स्टार्टिंग में जमा करता है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो उस केस में आपको एज्यूम करके चलना है कि वो एंड ऑफ द मंथ में जमा कर रहा है, एंड ऑफ द ईयर जमा कर रहा है, और आप ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला वहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। साथ ही साथ में एन्युटी है कि नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू है, उसके लिए इफ़ डिपॉजिट और पेमेंट इज डन ओनली वंस आर मैनी टाइम्स। ये देखिए कि क्या पैसा एक बार जमा हो रहा है या कई बार हो रहा है। जैसे अभी पिछले जो है लेक्चर में जो हमने केस स्टडी की थी, जो कि बेस्ड थी आपकी प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू पे, उसमें मैंने लिखा था कि मैंने पीपीएफ में 10 लाख रुपए जमा कर दिए। पीपीएफ में मैंने 10 लाख रुपए जमा कर दिए 8 साल के लिए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो मुझे कुल कितना पैसा मिलेगा। अब आप सिर्फ एक बात अपने आप से पूछिए, क्या 10 लाख रुपए हर साल जमा किया जा रहा है अगले 8 साल तक? नहीं, मैंने कहा कि मैंने 10 लाख रुपए सिर्फ आज जमा कर दिया है और उसके बाद मैं वेट कर रहा हूँ अगले 8 साल का। दैट मीन्स कि ये नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का नॉर्मल क्वेश्चन है। नॉर्मल क्वेश्चन मीन्स कि फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁴n, ये फार्मूले वाला ये क्वेश्चन है ये। ओके, लेकिन अगर मैं यही सवाल घुमाता और मैं बोलता कि मैं अपने पीपीएफ अकाउंट में ईच ईयर इनकम टैक्स बचाने के लिए 1.5 लाख रुपए जमा करता हूँ, जो कि हम नॉर्मली करते हैं, है ना। 1.5 लाख रुपए हर साल आप पीपीएफ अकाउंट में मान लीजिए जमा करते हो, तो हर साल अगर आप जमा करो और अगले 15 साल तक ऐसा ही करते रहो तो कुल कितना पैसा होगा? तो अब ये बात क्लियर हो रही है ना कि ये चीज़ जो है एक बार नहीं हुई, मल्टीपल टाइम्स हो रही है। इफ़ थिंग्स आर हैपनिंग बार मल्टीपल टाइम्स, मैनी टाइम्स, देन एन्युटी। अगर 1 टाइम हो रहा है देन नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, क्लियर हो गया? आई बिलीव अब आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। ओके, तो हमें ये बात अब क्लियर हो जाती है। तो बस मैंने जो समझाना था वो अब आप अगर मेरी बात को समझ पाए होगे फ्रेंड ना, तो अब ये आपको दोबारा डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या एन्युटी है, क्या एन्युटी है। फिर भी इस चैप्टर में हम पूरी तरह से इस बात को समझेंगे। देखिए यहाँ पर 5 क्वेश्चंस, ये आपके चैप्टर नंबर 12 के पार्ट 4 का जो लेक्चर है उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 5 ये हैं। इसके अलावा भी 2-3 क्वेश्चन मैं और लाया हूँ एक्स्ट्रा आपके लिए, पर 5 जो एक्सरसाइज में दिए हैं उनको जो है अगर आपने पहले सॉल्व किया तो आंसर मैच करवा लीजिए, अगर नहीं किया है तो सॉल्व करिए। ओके, तो फार्मूला फॉर ऑर्डिनरी एन्युटी की अगर मैं बात करूं तो ये है फार्मूला फ्रेंड्स। ओके, प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला होता है ए फॉर एन्युटी, आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन फॉर नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग कितनी बार हो रही है। ए एन्युटी का मतलब ये हुआ कि जैसे मैं कहता हूँ आपसे कि कोई व्यक्ति है जो मुझे महीने के अंत में 10,000 रुपये देता है, 10,000 रुपये महीने के अंत में, हर महीने के अंत में 10,000 रुपये देता है। तो ये जो 10,000 रुपये हर महीने के अंत में मिल रहे हैं, दैट इज़ योर ए। या आपसे कहा जाए कि मैं हर महीने 2 लाख, ईच ईयर में 2 लाख रुपये साल के अंत में जमा करवाता हूँ, तो ये जो 2 लाख रुपये आप हर साल लास्ट में जमा करवाते हो, दैट इज़ योर ए 2 लाख रुपये होगा। ओके, तो ए का मतलब क्लियर हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर आपको पता ही है, हर क्वेश्चन में हम ये यूज ही करते हैं। एन नंबर ऑफ टाइम्स होता है, अगर क्वार्टरली कंपाउंडिंग है तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, पता ही होगा। क्वार्टरली कंपाउंडिंग में 4 से मल्टीप्लाई, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग 2 से मल्टीप्लाई, मंथली कंपाउंडिंग 12 से मल्टीप्लाई, ये सारी
चीज़ें हम करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी यही सेम सीन रहता है। अगर क्वार्टरली कंपाउंडिंग है तो रेट को 4 से डिवाइड करते हैं, अगर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है तो रेट को आधा करते हैं, अगर मंथली कंपाउंडिंग है तो रेट को 12 से डिवाइड करते हैं। ये सारा काम हम करते आ रहे हैं पहले से ही, ठीक है। तो ये फार्मूला है A/R ब्रैकेट में 1 - 1/R⁴ ओके। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू A/R लिखिए, ब्रैकेट में 1 - 1/1 + R⁴ लिखिए, ठीक है। ये एक फार्मूला है, केवल याद रखिए, ओके। इस फार्मूले को हम यूज नहीं करेंगे ज़्यादा, लेकिन कई बार क्वेश्चन में फार्मूला ही पूछ लिया जाता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फार्मूला क्या है, और वो इस फॉर्म में देते हैं। नॉर्मली हम ये फार्मूला यूज करते हैं, पर इस फॉर्म में देते हैं तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा, इसी को दोनों मतलब इसका वो डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 + R⁴ से ऊपर और 1 + R⁴ से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या होगा, ये 1 + R⁴ - 1/1 + R⁴ ओके, A/R ब्रैकेट में ओके इनटू ये हो गया। यही फार्मूला है फ्रेंड्स, ओके। इसी से ही ये फार्मूला निकला हुआ है, पर फार्मूला ये भी ध्यान रखिएगा, फार्मूला सेम है, बोथ आर सेम थिंग, बट ये है कि ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि कई बार कंफ्यूज करने के लिए सीधे फार्मूला ही पूछ लेता है। ये वाला जो मैं ये बता रहा हूँ, ये तो आप याद करके जाओगे ही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ओके। तो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला हम जो यूज करेंगे वो क्या है, A/R लिखिए, ब्रैकेट लगाइए, ऊपर में 1 + R⁴ लिखिए, अपान में भी वही सेम चीज़ लिख लीजिए, 1 + R⁴ जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा हुआ है, ऊपर बस केवल एक माइनस लगा दीजिए। ध्यान रखिए फार्मूले को, A/R लिखिए, ऊपर भी 1 + R⁴ नीचे भी 1 + R⁴ सेम चीज़ लिखी, ऊपर बस केवल -1 लगा दिए, बस ये हो गया आपका प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला। अब अगर आपको फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला निकालना है तो बस ये गायब कर दीजिए, ये चीज़ गायब कर दीजिए, यानी मैं क्या लिखूँगा, A/R, ऊपर में मैंने क्या लिखा था, 1 + R⁴ -1 लिखा था, वही लिखा रहने दीजिए, बस नीचे का ये गायब कर दीजिए, जो ये नीचे लिखा हुआ तो वो मत लिखिए, बस ये आपका फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला हो गया, ओके। तो हमें प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला मिल गया, हमें फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला मिल गया, ये हो गया, ओके। ध्यान भी रखने का मैंने आपको तरीका सिखा दिया, सिर्फ एक फार्मूला याद रखिए, ये वाला, सिर्फ ये वाला फार्मूला अगर आप याद रखोगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ओके। तो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला एक बार फिर से देख लेते हैं। A लिखिए, R लिखिए, A फॉर एन्युटी होता है फ्रेंड्स, ओके। ऊपर में हम क्या लिखेंगे, 1 + R⁴ अपान 1 + R⁴, ठीक है। यहाँ -1 केवल और लगा दीजिए, बस आपका फार्मूला हो गया। और प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बस ये गायब किया। अगर मैं इसे फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहूँ तो बस ये हो गया फार्मूला, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू A/R ब्रैकेट में 1 + R⁴ -1, ओके। तो इसी से हम इन्हीं दोनों फार्मूले के आधार पर हम पूरा का पूरा चैप्टर आपका सॉल्व कर ले जाएंगे, ओके। ये बात मैंने आपको बता ही दी कि अगर कुछ नहीं लिखा है तो आपको ये मानना है कि एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द ईयर है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹5000 व्हिच इज डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। अब यहाँ लिखा हुआ है कि 5000 रुपये हर साल के अंत में आप जमा करते हैं 10 साल तक, यानी कि अगर मैं इसे लिखूँ तो पहले साल 5000 जमा किया, दूसरे साल फिर 5000 जमा किया, तीसरे साल फिर 5000 जमा किया, चौथे साल फिर 5000 जमा किया, पाँचवें साल फिर जमा किया, ऐसे ऐसे मैं 10 बार लिखूंगा फ्रेंड्स, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एन्युटी की बात हो रही है, एन्युटी की बात हो रही है, क्लियर हो गई बात ना। नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू से काम नहीं चलेगा, हमें एन्युटी की बात करनी होगी यहाँ पर, क्योंकि 10 साल तक ईच ईयर वी आर डिपॉजिटिंग ईच ईयर ₹5000 फॉर 10 ईयर्स, तो ये एन्युटी की बात हो गई। और एंड ऑफ द ईच ईयर लिखा हुआ है, लिखा ही है कि एंड में है, तो इसका मतलब ये ऑर्डिनरी एन्युटी की बात हो गई, ओके। तो ऑर्डिनरी एन्युटी हमने पहचान लिया। अगर ऑर्डिनरी एन्युटी पहचान लिया है तो अब क्या कैलकुलेट करना रह गया, क्वेश्चन में लिखा हुआ फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स कि अब हम सीधे फार्मूले पर आ जाएंगे। अब फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला क्या कहता है, फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला कहता है FV इक्वल टू, मैंने आपको दिखाया याद करवाया था, A/R लिखेंगे, ब्रैकेट में 1 + R⁴ लिखते हैं और यहाँ -1 कर देते हैं, नीचे वाला लिखना ही नहीं है। इसका मतलब हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, A चाहिए। A कितना है फ्रेंड, देखिए हर साल हम कितना जमा कर रहे हैं, एन्युटी हमारी 5000 रुपये है, चलिए ये हमें क्लियर हो गया। अब क्या चाहिए, R चाहिए और N चाहिए। पहले N क्लियर कर लेता हूँ, N कितना है, देखिए 10 साल है, तो मैं यहाँ 10 ईयर लिखूँगा। अब एक बात और देखिए कि क्या कंपाउंडिंग ईयरली है या हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, कंपाउंडिंग इज क्वार्टरली। तो 10 साल में 4 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हर साल 4 क्वार्टर होंगे, तो कुल मिला करके 40 जो है क्वार्टर आपके हो जाएंगे। तो ये N की वैल्यू हो गई हमारी
40। चलिए ये भी हमने निकाल लिया। आर की बात करूँगा मैं, आर कितना है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा है, तो 8% हो गया। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि पूरे साल में 8% है। इन अ ईयर यू आर पेइंग 8%, तो इन अ क्वार्टर हाउ मच यू विल पे, एक क्वार्टर में आप सिर्फ 2% पे करेंगे। आपने 2% पे करना है। परसेंट हम क्या करते हैं, परसेंट का सिंबल हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो 0.02 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू हमारी निकल करके 0.02 आ गई। एन की वैल्यू आपकी 40 आ गई। ए की वैल्यू 5000 आ गई। अब वैल्यू सिर्फ पुट करना ही रह गया मेरे ख्याल से, और कुछ तो बचा नहीं है। तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू ए हमारा, देखिए ये फार्मूला मैं यूज कर रहा हूँ। ए कितना है, 5000 मैंने लिख दिया, अपान आर कितना है 0.02, ब्रेकेट लगाया 1 प्लस 0.02, 1 प्लस आर टू द पावर एन है, एन कितना है 40 माइनस 1। बस अब केवल अगर आप फ्रेंड्स इसको सॉल्व कर लेते हैं ना तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे पावर 40 है, इसको अगर आप ऐड करोगे, एक लाइन और लिख लेता हूँ, 5000 डिवाइडेड बाई 0.02 ब्रेकेट में 1.02 की पावर 40 माइनस 1, ये मैंने लिख दिया। अब हमें निकालना है 1.02 की पावर 40। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, 8 इंटू 5 में निकालेंगे। मतलब कहने का 1.02 की पावर 8 निकालूंगा पहले, 1.02 की पावर में 8 कैलकुलेट करूंगा, जो आएगा, जो भी वैल्यू निकल करके आएगी उसकी पावर 5 निकालेंगे। हमारा पर्पज़ ये है ताकि हमें ज़्यादा 40 बार जो है कैलकुलेटर को प्रेस ना करना पड़े, इसीलिए ये कर रहे हैं। ठीक है, तो 1.02 इंटू 1.02, ये हमने प्रेस किया तो 2 बार हो गया, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये हो गया 1.1717 मान लीजिए, 1.1717 हो गया। अब इसकी पावर 5 निकाल लीजिए। ओके, मेरी बात समझे, मैंने यहाँ पर क्या किया, 40 पावर कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मैंने पहले 8 पावर कैलकुलेट कर ली, जो आया उसकी 5 पावर कैलकुलेट, क्योंकि 8 पंचे 40 होता है। ओके, तो 1.1717 इंटू 1.1717, ये मल्टीप्लाई किया तो 2 बार हो गया, 3 बार 4 बार 5 बार, तो 2.2084 आ गया। अब ये इसकी वैल्यू निकल आई 2.2084, उसमें से जब आप 1 घटाएंगे तो 1.2084 आपको मिल जाएगा। ठीक है, यानी ये पूरा ब्रैकेट आपका 1.2084 हो गया। तो 5000 डिवाइडेड बाई 0.02 इंटू 1.2084। तो अब क्या करना है, अब इसको सिंपल सा सॉल्व कर लीजिए, कुछ ज़्यादा गणित है नहीं। इसको हम क्या करेंगे, चाहे पहले 5000 लिखा, मल्टीप्लाई का साइन दबाया, 1.2084 लिखा, जो आया उसको डिवाइड बाई 0.02 किया, ये आ गया 3,02,100 के आसपास आ रहा है। तो ये हो गई 3,02,100, लगभग इसी के आसपास आएगा, 3,02,000 3,02,100 आप कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा बहुत डिफरेंस चल जाता है, कोई इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या है ना, जैसे हमने हो सकता है 1.1717 लिया, हो सकता है एग्जामिनर 1.1716 ले ले, तो इतना वेरिएशन चल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति है वो 5,000 रुपये जो है 10 साल तक जमा करता है और 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसकी कंपाउंडिंग क्वार्टरली है, तो उसको 10 साल बाद जो है कितना मिलेगा, जा करके 3,02,000 रुपये मिल जाएंगे, है ना, 5,000 रुपये जमा करने पर। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड जो है आपका फ्यूचर वैल्यू पर बेस्ड एक क्वेश्चन हमने एन्युटी में सॉल्व कर लिया। ओके, क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ है तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन करेंगे, सब लगभग एक जैसे हैं, क्लियर होता ही जाएगा। मोहन डिपॉजिट ₹2000 ईच ईयर फॉर 8 ईयर्स। क्लियर हो गया कि मोहन 2,000 रुपये हर साल जमा करता है। तो क्या मैं एक जगह 2,000 लिख दूं तो काम चल जाएगा मेरा? नहीं चलेगा, क्योंकि वो हर साल 2,000 जमा कर रहा है। यहाँ भी 2,000 जमा किया, यहाँ भी 2,000 जमा किया, यहाँ भी 2,000 जमा किया, तो भाई मल्टीपल टाइम्स उसने जमा किया, दैट मीन्स एन्युटी इज देयर, एन्युटी आ गई। सवाल ये है कि ऑर्डिनरी एन्युटी की एन्युटी ड्यू, तो यहाँ ईच ईयर अब कहीं लिखा नहीं कि साल के अंत में, साल के शुरुआत में, कहीं नहीं लिखा है, तो हम ऑर्डिनरी एन्युटी ही मान करके चलेंगे। अगर कुछ नहीं लिखा है तो ऑर्डिनरी एन्युटी का केस है, हम ये मान लेंगे कि वो साल के आखिर में 2,000 रुपये जमा करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है। व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट? अब ये पूछ रहा है प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। एक मिनट रुक जाइए, मैं इसको प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लिखिए आप पहले। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू A/R। फार्मूला लिखने से क्या होता है कि हमें आइडिया लग जाता है कि हमें फोकस कहाँ करना है, क्या चीज़ चाहिए क्या चीज़ नहीं चाहिए। अपान 1 + R⁴ ऊपर भी लिखा मैंने, नीचे भी लिखा,
ठीक है, और यहाँ -1 लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ए चाहिए। पहली बात ए मेरा कितना है, हर साल कितना जमा कर रहा है, 2000 रुपये। एनुटी कितनी है, 2000 रुपये की। एन कितना है, मैं मान लूँ 8 साल की बात हो रही है, तो यहाँ मैंने 8 ईयर ले लिया। अब देखिए यहाँ कहीं कंपाउंडिंग की कोई बात नहीं है, क्वार्टरली हाफ ईयरली कोई चर्चा नहीं है, तो एन हमारा 8 रहेगा। आर की बात करता हूँ, आर कितना परसेंट है, 12%। अगेन यहाँ कोई क्वार्टरली हाफ ईयरली ऐसी कोई बातचीत नहीं, तो 12% का 12% रहेगा। बस परसेंट का सिंबल हटाने के लिए इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.12 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू 0.12 आ गई, एन की वैल्यू 8 आ गई, ए की वैल्यू 2000 आ गई। फार्मूले में केवल रख दीजिए फ्रेंड्स एंड यू आर डन, है ना। केवल फार्मूले में रखना है। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाई आर कितना है 0.12 ब्रैकेट में 1 + 0.12 की पावर 8 - 1 अपान 1 + 0.12 की पावर 8। कुछ किया नहीं है फ्रेंड्स, सिंपल। जहाँ आर की वैल्यू रखनी थी वहाँ आर, जहाँ एन की वैल्यू रखनी है वहाँ पर एन की वैल्यू रख रहा हूँ। एक बार और लिखते हैं अगर, तो 2000 डिवाइडेड बाई 0.12, यहाँ ब्रैकेट में इसे लिख सकते हैं 1.12 की पावर 8 - 1 अपान 1.12। अब बस केवल मुझे क्या करना है, 1.12 की पावर 8 जो है कैलकुलेट करना है। तो अगर हम 1.12 की पावर 8 कैलकुलेट करना चाहें, छोटा सा कैलकुलेशन है तो एक ही बार में कर लेते हैं। 1.12 मैंने इंटर किया, ये 2 बार कैलकुलेट कर लिया है, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये 8 टाइम्स हो गया, 2.4759 है ना, 2.4759 ये हो गया लगभग आपका -1 हो जाएगा और नीचे वही रह जाएगा 2.4759, ठीक है। यहाँ 2000 डिवाइडेड बाई 0.12 वैसे ही चल रहा है। अब इसको जब आप यहाँ से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये हट जाएगा, ठीक है। अब बस इसको 2000 को 0.12 से डिवाइड कर लीजिए, जैसे भी आप कैलकुलेट करना चाहें कर सकते हैं। 2000 डिवाइडेड बाई 0.12 मैंने किया तो ये आ गया 16,666, ठीक है। मैं 16,666 ही ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इनटू, अब इसको डिवाइड करके देख लीजिए कितना है, 1.4759 डिवाइडेड बाई 1.4759, सॉरी गड़बड़ हो गई, 1.4759 डिवाइडेड बाई 2.4759, वो गड़बड़ हो गया था, इक्वल टू ये ले लेते हैं 4 डिजिट 0.5961, ठीक, ये हो गया 16,666 मल्टीप्लाइड बाई 0.5961, 9,934 रुपये के आसपास आ रहा है, ठीक है। 9,934 रुपये इसकी प्रेजेंट वैल्यू हमारी निकल कर गया, 9,935 मान लीजिए, ठीक है। तो सवाल ये था कि अगर मोहित जो है हर साल 2000 रुपये डिपॉजिट करता है 8 साल तक और 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इस इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू निकल करके आ रही है 9,934 या 35 रुपये निकल करके आ जा रही है, ठीक है। मुझे बताइए कि कहीं क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन नहीं, केवल कैलकुलेशन करना है फ्रेंड्स, ओके। अगर आप ये फंडा समझ जाते हैं कि फार्मूला क्या यूज करना है तो फिर कुछ डिफिकल्टी रह ही नहीं जाती है। आई कैन बाई अ बाइक आइदर बाई पेइंग कैश 80,000 रुपये। तो मैं बाइक खरीदने जाता हूँ तो मेरे पास 2 विकल्प हैं। एक है कि मैं 80,000 रुपये नगद दे दूँ और बाइक अपने घर ले आऊँ। दूसरा है कि मैं 20,000 रुपये हर साल अगले 5 साल तक दूँ। अगर 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा हो तो कौन सा ऑप्शन मुझे चूज करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में देखिए ट्रिक क्या है कि 80,000 रुपये नगद देना है, ठीक है, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि हर साल आपको 20,000 रुपये देने हैं 5 साल तक, 20,000 रुपये देने हैं आप, 20,000 रुपये 5 ईयर्स तक देंगे, ठीक है। मैंने 5 साल का लिख दिया, 20,000 रुपये 5 साल तक देंगे। तो एक हिसाब से देखा जाए तो 1 लाख रुपये चले गए, लेकिन ये 1 लाख रुपये कब के हैं, 5 साल बाद के। ये 5 साल बाद आपको पता चला कि हाँ 1 लाख रुपए मैंने पे किए हैं, या अभी आपको पता है, लेकिन 1 लाख रुपए कब के हैं, 5 साल बाद के। जो आप 80,000 रुपये अभी पे कर रहे हो, तो अभी का 80,000 बाद का 1 लाख क्लियर नहीं हो पा रहा है ना, कि मैं अभी 80,000 लगाऊं कि 5 साल बाद में 1 लाख रुपए दूं, कौन सा बेनिफिशियल है। तो बेहतर होगा कि हम ये जो इन्वेस्टमेंट है इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लें कि एक्चुअल में इतना रुपये, 1 लाख रुपये होने में, ये 1 लाख रुपये जमा करने के लिए मुझे कितना पैसा मेरे पास होना चाहिए मौके पर।
कि कितना पैसा मेरी जेब में हो ताकि मैं हर साल जो है 20,000 रुपये देता रहूँ 5 साल तक, कोई दिक्कत ना है, और 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो। दैट मीन्स कि वी नीड टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगाएंगे A/R ब्रैकेट में 1 + r⁴n अपान 1 + r⁴n, यहाँ -1 लगाया हमने। A हमारा कितना है, मैं हर साल 20,000 रुपये जमा करूँगा, तो A 20,000 रुपये हो गया। R मेरा कितना है, यहाँ देखिए कहीं एनुअल हाफ ईयरली वगैरह का फंडा है नहीं, तो सीधे सिंपल आपका 6% हो गया। 6 को आपने 100 से डिवाइड किया, 0.06 आ गया। N की बात करूँ तो N कितने साल है, मुझे 5 साल तक करना है, 5 ईयर्स तक, ठीक है, तो 5 साल हो गया। तो अब यहाँ कहीं शायद ये नहीं लिखा है कि एंड में है या ये बिगिनिंग में है, तो मैं यही मानकर चलूँगा 20,000 रुपये पर ईयर आप ईयर के एंड में दोगे, तो ऑर्डिनरी एन्युटी का केस है, ऑर्डिनरी एन्युटी का केस है। ये फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया A/R, तो 20,000 डिवाइडेड बाई 0.06 ब्रैकेट में। अब मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ फ्रेंड्स, ओके। तो 1 + r⁴n है, तो 1 में अगर आप 0.06 जोड़ोगे तो 1.06 की पावर 5 होगा, -1 होगा, अपान 1.06 की पावर 5 होगा, ठीक है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। अब हमें 1.06 की पावर 5 कैलकुलेट करनी है। 1.06 × 1.06, ये 2 बार हो गया, तीसरी बार, चौथी बार और ये 5वीं बार, तो 1.3382, ठीक है। -1 अपान ठीक है, ये हो गया 3382। अब इसमें से एक अगर आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से हट जाएगा। अब क्या करना है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के हैं, पहले मैं क्या करता हूँ, 20,000 को, अब आप जैसे करना चाहो 20,000 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 3 इससे, और फिर बाद में इससे डिवाइड कर दो, जैसा आप चाहो वैसा आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट ही कर देते हैं। 20,000 को मैं पहले मल्टीप्लाई करता हूँ 0.3382 से, ठीक है, जो आया उसको डिवाइड किया 0.06 से, ओके, जो आया उसको डिवाइड किया 1.3382 से, ओके, ये आ जाएगा 84,282, 84,282 रुपये के आसपास हो रहा है। तो प्रेजेंट वैल्यू हमारी निकल करके 84,282 या 233 आ रही है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखो तो आपके पास एक ऑप्शन था कि 80,000 रुपये कैश दे दो आज, या फिर दूसरा जो विकल्प था जिसमें 20,000 रुपये अगले 5 साल तक दे रहे थे। इतना पैसा देने के लिए आपके पास 84,200 रुपये होने चाहिए एग्जाम्पल में, ठीक है, मैं मान लेता हूँ 84,200 रुपये होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कैश में बाइक खरीदता हूँ तो मुझे 80,000 रुपये चाहिए। अगर मैं इस इंस्टॉलमेंट के थ्रू जाता हूँ तो मुझे आज ही की डेट में प्रेजेंट में 84,200 रुपये होने चाहिए। यानी अगर फ्रेंड्स आपके पास 84,200 रुपये होंगे ना, और वो आपको ले जा करके आप बैंक में FD अगर करवा देते हो, 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है, तो आपकी ये हर महीने हर साल जो 20,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट है वो आप पूरी कर पाओगे। तो भैया 80,000 रुपये कैश में खरीदना ज़्यादा सस्ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ 4,200 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। एक्स्ट्रा पे करना है, नुकसान है आपके लिए। तो 80,000 रुपये में खरीदना, बाइक नगद खरीदना ज़्यादा अच्छा है दैन कि हम 20,000 रुपये अगले 5 साल तक खरीदें। ओके, तो विच ऑप्शन शुड आई चूज? आई विल चूज, है ना। यू कैन बाई बाइक विद द कैश 80,000, यू कैन बाई बाइक ऑन EMI बट यू नीड 84,000, है ना। तो ऑप्शन 1 इज गुड, बट बाई द बाइक विथ कैश। कैश को 80,000 रुपये कैश से आप बाइक खरीद लीजिए, क्योंकि EMI के थ्रू आपको 84,233 रुपये नगद चाहिए या प्रेजेंट में चाहिए, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। मदन नीड ₹10 लाख फॉर हर डॉटर्स मैरिज। तो मदन को अपनी बेटी की शादी के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, लेकिन कब चाहिए? 10 साल के बाद में, एट द एंड ऑफ 10 ईयर। ओके, हाउ मच शुड ही इन्वेस्ट ईच ईयर। अब वो पूछ रहे हैं कि हर साल वो कितना इन्वेस्टमेंट करे, हर साल पूछ रहे हैं। अगर उन्होंने पूछा कितना इन्वेस्ट कर दे, ईच ईयर की बात ना होती। यदि ये शब्द हटा दिया जाए इस क्वेश्चन में से, इफ़ हम ये रिमूव कर दें तो ये क्वेश्चन बदल जाएगा। देखिए क्यों? क्योंकि मदन को 10 लाख रुपए अपनी बेटी की शादी के लिए चाहिए, तो वो कितना इन्वेस्ट कर दे कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उसे 10 लाख रुपए मिल जाए 10 साल बाद, 10 साल के अंत में उसे 10 लाख रुपए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल जाए, तो कितना इन्वेस्ट कर दे। तो ये आपका प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का नॉर्मल, जो फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁴ इस फार्मूले से सॉल्व होगा, अगर ये ईच ईयर ना लगा हो। लेकिन अगर ईच ईयर शब्द आ गया है तो हर साल इन्वेस्ट करना है। दैट मीन्स कि कुछ पैसा वो हर साल इन्वेस्ट करेगा। मान लीजिए एन्युटी A के बराबर मान लेते हैं
वो हर साल 50,000 रुपये जमा करेगा। तो हर साल 50,000 रुपये, हर साल 50,000 रुपये वो जमा करेगा। इसका मतलब ये एन्युटी की बात हो रही है। एट द एंड ऑफ ईच ईयर मान लेते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ही हम मानते हैं, तो ईच ईयर के अंत में हम मानेंगे। तो ये ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला हुआ। तो हमें क्या ज़रूरत है, एन्युटी ए कैलकुलेट करने की। और ये जो 10 लाख रुपए आज से 10 साल बाद चाहिए, इसका मतलब 10 लाख रुपए हमारी फ्यूचर वैल्यू है। देखिए समझिए, 10 लाख रुपए मेरी प्रेजेंट वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि आज से 10 साल बाद मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। दैट मीन्स ये फ्यूचर वैल्यू हो गई। ओके, आर हमारा 10% है। कहीं जो है हाफ ईयरली, क्वार्टरली ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लिखा है, तो चीज़ें आसान है हमारे लिए। बस क्या है, यहाँ ए गायब है। यहाँ पर क्या गायब है? ए। हमें फ्यूचर वैल्यू पता है, तो फ्यूचर वैल्यू अगर पता है तो हम फ्यूचर वैल्यू का ही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ओके, ए कितना है, ए हमें पता करना है। फ्यूचर वैल्यू कितनी है हमारी? 10 लाख है। मैं इसको 10L लिख रहा हूँ फ्रेंड, 10 लाख के लिए। ओके, अपान आर कितना है? आर देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.1 हो गया। ओके, ब्रैकेट में 1.1 हो जाएगा टू दी पावर कितने साल में चाहिए? 10 साल में -1। बस ये देखिए सारी वैल्यू मैंने रख दी। फ्यूचर वैल्यू 10 लाख है। एक ए मुझे पता करना है, अपान 0.1 हो गया हमारा। क्यों? क्योंकि आर है। 1 + आर मतलब 1.1 की पावर 10 -1। ठीक है, अब इसको केवल कैलकुलेट करना रह गया। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट क्या कर लेते हैं, 1.1 की पावर 10, 1.1 × 1.1। ओके, ये 2 बार हो गया। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो ये हो गया 2.5937। अगर उसमें से एक घटाएंगे तो 1.5937। ए अपान 0.1 1.5937। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 1.5937। अब यहाँ 10 लाख है। अगर आपको ए चाहिए तो ए मिलेगा कब? जब मैं ऐसा करता हूँ, इसको अगर मैं 10 लाख यहाँ लिख देता हूँ, आगे की जगह यहाँ पीछे लिख देता हूँ। अब ए चाहिए तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवीजन में जाएगा, और ये इधर डिवीजन में है, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा। मतलब ये हुआ कि ये 0.1 यहाँ आ जाएगा ऊपर की तरफ में, और ये आ जाएगा 1.5937। ठीक है, तो ए इक्वल टू हो गया 10 लाख अपान 1.5937 × 0.1। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। पहले 10 लाख को मल्टीप्लाई किया 0.1 से। ठीक है, जो आया उसको डिवाइड किया 1.5937 से, तो 62,747 62,747 रुपये निकल करके एन्युटी आ गई। ठीक है, 62,747। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस व्यक्ति को 10 लाख रुपए अपनी डॉटर की मैरिज के लिए चाहिए, तो 62,747 रुपये उसे हर साल के आखिरी में अगले 10 वर्षों तक जमा करते रहना चाहिए, अगर बैंक 10% इंटरेस्ट दे रहा है तो। ओके, लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा फ्रेंड जो है। ओके, क्योंकि हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं और डिटेल में डिस्कशन हो रहा है, तो इट विल टेक सम टाइम। धैर्य रखिए। इफ़ आई डिपॉजिट 40,000 पर ईयर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, तो हर साल मैं कितना जमा कर रहा हूँ? 40,000 रुपये। अब हर साल जमा कर रहा हूँ, इसका मतलब कि 40,000 रुपये हर साल। इसका मतलब एन्युटी आ गई, कोई डाउट नहीं है ना। अगले 5 साल तक रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। देन कैन यू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू बोथ फॉर दिस इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर आपको दोनों कैलकुलेट करना है, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला होता है ए अपान आर, ब्रैकेट में 1 + r टू दी पावर n, नीचे भी वही 1 + r टू दी पावर n -1, सॉरी -1 ऊपर रहता है, माफ करिए। ठीक है, ये हो गया आपका फार्मूला। इसका मतलब हमें ए चाहिए। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ, क्योंकि अब आइडिया हो गया है आपको। ए का मतलब हुआ हर साल मैं 40,000 रुपये जमा कर रहा हूँ। ऑर्डिनरी एन्युटी क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि सवाल में कहीं बिगनिंग लिखा नहीं है। अपान r 0.12 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका 12% है। ब्रैकेट में 1.12 की पावर कितना? 5 हो जाएगा, -1 अपान 1.12 की पावर 5। ओके, अब क्या करना है हमें? 1.12 की पावर 5 बस कैलकुलेट कर लीजिए। 1.12 × 1.12, ये 2 बार हो गया, 3, 4, 5। ठीक है, तो 1.7623 1.7623 1.7623 -1 ऊपर लिख दीजिए, नीचे में 1.7623 वैसे ही लिख दीजिए। यहाँ पर 40,000 अपान 0.12
इंटू, ठीक है, कोई डाउट नहीं यहाँ पर। तो अब ये 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने -1 कर दिया, मान लेते हैं यहीं पर 0 हो गया। अब क्या करना है, हमें सिर्फ इसको कैलकुलेट कर लेना है। अब आप चाहो तो कैलकुलेटर आपके पास है, सीधे सीधे 40,000 लिया, इंटू किया पहले ऊपर वाला 0.7623, जो आया उसको डिवाइड बाई किया 0.12 से, जो आया उसको डिवाइड बाई किया हमने, डिवाइड बाई 1.7623 से, इक्वल टू 1,44,186, 1,44,186 रुपये। ये हो गया फ्रेंड्स आपका। क्या निकला इसकी प्रेजेंट वैल्यू, जो भी इन्वेस्टमेंट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू 1,44,200 रुपये निकल करके, या 186 रुपये निकल करके आ जाती है। अब आपसे पूछा जा रहा है इसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए। फ्यूचर वैल्यू के फार्मूले में ये चेंज आ जाता है ना, ये चीज़ नहीं रहती, बाकी सब कुछ रहेगा। देखिए अगर आपको ध्यान हो, केवल ये चीज़ अगर मैं गायब कर दूँ तो यही तो फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला है भाई, ये चीज़ नहीं रहती। फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू A/R 1 + R⁻n-1। इसका मतलब मैं सिर्फ इतना कैलकुलेट कर लूँ तो मेरी फ्यूचर वैल्यू निकल करके आ जाएगी। देखिए तो कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं। देखिए लिखने को तो पूरा 2 पेज में क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, लेकिन अगर चाहो तो फ्यूचर वैल्यू आप वहीं मोमेंट पर ही 40,000 इंटू 0.7623 जो आया डिवाइडेड बाई 0.12 कर दीजिए। 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। जो आपकी वैल्यू आई है उसको 0.12 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 2,54,100 आ गया। ये फ्रेंड्स फ्यूचर वैल्यू निकल करके आ गई, ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू थी। देखिए मतलब हमने प्रेजेंट वैल्यू की ही उस कॉन्सेप्ट को ही यहाँ पर यूज कर लिया और फ्यूचर वैल्यू भी कैलकुलेट कर दी, ठीक है। तो देखिए कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है फ्रेंड्स। देखिए अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन पहचानना समझना आपको थोड़ा आ गया होगा, अब आप कर पाओगे, ठीक है। और फिर भी अगर आपके कोई डाउट हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम एक लेक्चर ये मतलब एक केस स्टडी ऐसी लेकर आएंगे जिसमें हम हर तरीके के मिक्स क्वेश्चन रखेंगे, जिसमें कि मतलब आपको वहीं पर डिसाइड करना पड़े। जैसे अब ये पता है कि ये ऑर्डिनरी एन्युटी का केस स्टडी है, तो यहाँ तो आप दिमाग जो है सकता है खुला भी ना रखो कि हाँ ऑर्डिनरी एन्युटी का है, सर ने बताया ही है तो लाओ ऑर्डिनरी एन्युटी से सॉल्व कर लेते। बट एक ऐसी एक्सरसाइज जिसमें कि सारे तरीके के क्वेश्चन हो, फिर आपको ना वहाँ पर अपना दिमाग खुला रखना ही पड़ेगा, ओके। क्योंकि एग्जाम में यही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। सपोज यू इन्वेस्ट ₹2,000 पर ईयर इन अ स्टॉक इंडेक्स फंड विच अर्न्स 9% पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर। तो आपने क्या किया, 2,000 रुपये हर साल आप इन्वेस्ट करते हैं एक इंडेक्स फंड में जो कि 9% आपको अर्न करके देता है, अगले 10 साल तक ऐसा देगा। तो टोटल द क्लोजेस्ट वैल्यू ऑफ द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट अपॉन पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो आखिरी पेमेंट करने पर आपका कुल कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए 2,000 रुपये हर साल आप जमा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये एन्युटी की बात हो गई। कहीं इन बिगिनिंग में लिखा नहीं है तो ऑर्डिनरी एन्युटी हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पूछ रहा है कि जब आप आखिरी इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो कुल कितना पैसा एक्यूमुलेट हो चुका होगा, कितना पैसा इकट्ठा हो चुका होगा। दैट मीन्स कि फ्यूचर वैल्यू की बात कर रहा है। तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू A/R ब्रैकेट में 1 + R⁻n-1 वैल्यू पुट करते जाइए। कितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, 2,000 रुपये, अपान आर कितना है। यहाँ कहीं देखिए जो है हाफ ईयरली वगैरह की बात नहीं हुई, देखिए है ना, कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि कंपाउंडिंग क्वार्टरली वगैरह हो रही, तो कोई दिक्कत नहीं, हम सीधे वैल्यू पुट कर सकते हैं। अपान 0.09 लेंगे क्योंकि आर हमारा इतना है, 1.09 की पावर 10 लिखेंगे, -1 करेंगे। एन की वैल्यू 10 ली हमने, 10 साल है और इसे ये लिख लिया, ठीक है। अब कुछ ज़्यादा गणित है नहीं, 1.09 इंटू 1.09 2 बार हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये हो गया 10 बार, 2.3673। अगर उसमें से आप एक घटा भी दोगे तो 1.3673, ठीक है, 1.76 नहीं सॉरी 1.3673, इसकी वैल्यू आ गई। यहाँ पर 2,000 है हमारे पास, अपान 0.09 है। कुछ करना नहीं है, कैलकुलेटर उठाइए और फटाफट कैलकुलेशन मार दीजिए। 2,000 लिखा, मल्टीप्लाइड बाई 1.3673 किया, जो वैल्यू आई उसको डिवाइड बाई 0.09 कर दिया, इक्वल टू 30,384, 30,384, 85 मान लीजिए वो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मतलब कहने का अगर आप जो है हर साल 2,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, अगले 10 वर्षों तक करते हैं और 9% का रेट ऑफ रिटर्न अगर वो देता है, तो कुल मिला करके आपके पास 10 साल बाद 30,385 रुपये इकट्ठा
हो चुके होंगे। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अ फाइनेंशियल एसेट जनरेट रिटर्न ऑफ ₹10,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 10 ईयर्स। एक फाइनेंशियल एसेट है जो कि जनरेट करता है 10,000 रुपये का रिटर्न देता है, यानी हर साल आपको 10,000 रुपये साल के अंत में, एंड ऑफ द ईच ईयर, एंड में लिखा हुआ है, ऑर्डिनरी एन्युटी हो गई। ऑर्डिनरी एन्युटी क्यों हो गई? क्योंकि फाइनेंशियल एसेट जनरेट करता है 10,000 रुपीज़ एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ईच ईयर की वजह से हर साल होता है तो एन्युटी हो गई, एंड ऑफ लिखा हुआ तो ऑर्डिनरी एन्युटी हो गई। ठीक है, 10,000 रुपये। ओके, 10 साल तक ऐसा होता है। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 7% पर एनम। कितना परसेंट का रिटर्न है? 7% का पर ईयर है। हाउ मच मस्ट यू पे टू बाई दिस एसेट। अब अगर आपको ऐसा कोई एसेट बाई करना है तो कितना पैसा पे करना पड़ेगा? तो देखिए, कहने मतलब ये हुआ कि कोई एफडी है, मान लेते कोई एक एफडी है जो कि आपको हर साल 10,000 रुपये का ब्याज देती है अगले 10 वर्षों तक, 10 ईयर्स तक आपको साल के अंत में 10,000 रुपये वो देती रहेगी। आप बैंक में जो रेट ऑफ रिटर्न है दैट इज योर 7%। कितना है? 7% का रेट ऑफ रिटर्न है। तो आपको अगर ऐसी एफडी बनवानी पड़े, ऐसी एफडी को बाई करना पड़े, ऐसे एसेट को बाई करना पड़े, तो कितना पैसा आपको पे करना पड़ेगा? तो अगर बाई करना है ऐसी चीज़ को तो आपको प्रेजेंट वैल्यू के बराबर पैसा देना पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके, फ्यूचर वैल्यू के बराबर नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में आप इसको बाई करने की कोशिश करेंगे, कितना ये सारे गणित लगा करके कि 10,000 रुपये मिल रहा है, प्रेजेंट में कितना पैसा वो लेगा, तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू से ही ये एसेट बाई होगा। ध्यान दीजिए इस बात का, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रेजेंट वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी और उसी से पता चलेगा कि एसेट कितने में बाई होगा। A/R ब्रैकेट में 1 + R⁴ अपॉन 1 + R⁴ n। ठीक है, फार्मूला हमने लिखा। ए कितना है हमारा? हर साल हमें 10,000 रुपये साल के आखिरी मिलते हैं। आर कितना है हमारा? 7% है तो 0.07 हो जाएगा। यहाँ 1.07 की पावर n कितना है? 10 है, -1 अपॉन 1.07 की पावर 10। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए। करना क्या है? 1.07 की पावर 1.07 इंटू 1.07, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो 1.9671। ठीक है, ये हो गया। अपान यहाँ पर भी, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ पर 1.9671 लिखेंगे, यहाँ पर 10,000 अपॉन 0.07 इंटू। ठीक है, अब ये 0 हो जाएगा, यहाँ से 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे। बस अब इसी को कैलकुलेटर पर केवल कैलकुलेट कर देना है फ्रेंड्स, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 10,000 को मल्टीप्लाई किया पहले ऊपर वाले से 0.9671 से, डिवाइडेड बाई 0.07 किया, जो आया उसको डिवाइडेड बाई 1.9671 से किया। ठीक है, 70,233 रुपये। यानी अगर आपको इस एसेट को बाई करना है तो करंटली आपका 70,233 रुपये अगर हैं तो आप बाई कर लीजिए। यानी अगर मैं कहूँ कि मैं बैंक में 70,233 रुपये अगर जमा कर दूँ, एफडी करवा दूँ, 70,233 की एफडी करवा देता हूँ और 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बैंक मुझे देता है, तो बैंक मुझे हर साल जो है 10,000 रुपये इंटरेस्ट के तौर पर दे देगा। हर साल 10,000 रुपये एज ए इंटरेस्ट पे कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्लियर हो गई बात? बाई करने का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। अ मैन रिक्वायर्स 2 लाख टू परचेज अ हाउस आफ्टर 5 ईयर। तो एक आदमी को 2 लाख रुपए चाहिए एक घर खरीदने के लिए 5 साल बाद, यानी उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 5 साल बाद की है और उसे 2 लाख चाहिए। इसका मतलब ये फ्यूचर वैल्यू हो गई, कोई डाउट नहीं है फ्रेंड्स यहाँ पर। देखिए क्यों? क्योंकि फ्यूचर में मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, तो फ्यूचर वैल्यू हो गई। ही हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट द फंड इन एन अकाउंट विच अर्न 6% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। यहाँ पर कह रहे हैं कि एक ऐसा फंड है या एक ऐसी एफडी है जिसमें वो अगर इन्वेस्ट करता है तो 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा, जिसकी कंपाउंडिंग क्वार्टरली होगी। तो अब पूछा जा रहा है हाउ मच मस्ट बी डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के एंड में कुल कितना पैसा जमा कर दिया जाए कि जितना अमाउंट रिक्वायर्ड है वो 5 साल बाद मिल जाए। ओके, तो पूछा जा रहा है कि हर क्वार्टर के एंड में वो कितना पैसा जमा करता रहे ताकि उसे जो रिक्वायर्ड रिटर्न है वो मिल जाए। अब देखिए यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू हमें पता चल गई 2 लाख रुपए है। ठीक है, उसके बाद में आर हमें पता चल गया 6% है, उसके बाद में हमें एन पता चल गया 5 साल है। ठीक है, लेकिन कंपाउंडिंग क्वार्टरली है, ये हमारे अलर्ट के लिए है कि कंपाउंडिंग क्वार्टरली, इसका मतलब 6 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे
1.5 आएगा, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.0 है ना, 015 होगा मेरे ख्याल से। 2 अंक खिसकेगा, 1 मिनट रुकिए देख ही लेते हैं क्यों रह जाए। 1.5 डिवाइडेड बाई 100 करोगे आप तो ये देखिए 0.015 आएगा, ठीक है, 0.015 हो जाएगा। आर की वैल्यू हमारी निकल आई, एन की वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि 5 साल में 20 क्वार्टर होंगे, ठीक है। तो एन की वैल्यू 20 आ गई, आर की वैल्यू ये निकल आई। अब आपसे फ्यूचर वैल्यू भी आपको पता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या पता करना है, हमें ए पता करना है, एनुटी हर क्वार्टर में कितना जमा किया जाए। तो अगर हमें फ्यूचर वैल्यू पता है तो हम फ्यूचर वैल्यू वाला फार्मूला लगाएंगे। भाई प्रेजेंट वैल्यू पता नहीं है तो प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला नहीं लगाएंगे। फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू ए अपॉन आर, 1 प्लस आर टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है। अब ए कितना है, फ्यूचर वैल्यू कितनी है, 2 लाख दी है, ए हमें पता करना है, आर कितना है 0.015 है, ब्रैकेट में 1.015 की पावर n कितना है फ्रेंड्स, n है आपका 20 माइनस 1, ठीक है। यही आपको कैलकुलेट कर लेना। अब अगर आप ये कैलकुलेट कर लो ये वाली बात है ना, बहुत आसान होगा। अब अगर आप चाहो तो 1.015 की पावर 20 आपको, तो 20 बार जो है बटन को प्रेस करने से अच्छा है इसको जो है 5 × 4 कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे 1.015 की पावर पहले 5 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जो वैल्यू निकल करके आएगी उसकी पावर 4 कैलकुलेट करेंगे, ओके, ये करेंगे। तो 1.015 इंटू 1.015 ये 2 बार हो गया, 3 4 5, तो 1.077 है ना 2, 1.077 देख लीजिए, यही आया हमारा 1.077 अब हम क्या करेंगे, इसकी पावर 4 करेंगे, 1.0772 इंटू 1.0772, ये 2 बार हो गया, 3 बार 4 बार, ठीक है। तो 1.3464 ये वैल्यू निकल करके आएगी, 1.3464 ये वैल्यू निकल करके आती है फ्रेंड्स आपकी पावर 20 की, ठीक है। तो 20 जो पावर है उसकी वैल्यू यहाँ निकल करके इतनी आई, उसमें से एक यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो अगर आप एक घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, ओके। तो हमारे पास जो फाइनली आता है कि 2 लाख इक्वल टू, देखिए 2 लाख इक्वल टू ए अपान 0.015 इंटू 0.3464, देखिए ये सारा पूरा कहानी हो करके इतना बचा, ठीक है। हमने कुछ चेंजेस नहीं किए, बस केवल ये ब्रैकेट सॉल्व किया हुआ है। अब अगर आपको ए चाहिए तो a इक्वल टू 2 लाख होगा, देखिए a इक्वल टू 2 लाख, यहाँ ये डिवीजन में है तो 0.015 आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये जो आपका मल्टीप्लाई में है डिवीजन में जाएगा 0.3464, ठीक है। अब यहाँ आइए और इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 लाख है ये फ्रेंड, ध्यान रखिएगा 2 लाख है, ओके आपका। तो 2 लाख हमने किया मल्टीप्लाइड बाई 0.015 किया, जो भी आया उसको डिवाइड बाई 0.3464 किया, 8,660 रुपये, 8,660 रुपये हमारा निकल करके एन्युटी आ गई। इसका मतलब उसे हर क्वार्टर में 8,660 रुपये जमा करने चाहिए। अगर वो हर क्वार्टर में 8,660 रुपये जमा करेगा तो 5 साल बाद उसे 2 लाख रुपये मिलेंगे 6% पर एनम इंटरेस्ट में, ठीक है। तो 8,648 या 60 जो भी आया है, ठीक है, इतना हर साल जमा करेगा, ईच क्वार्टर में जमा करेगा तो 5 साल बाद उसे 2 लाख रुपये मिल जाएंगे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा मार्केट में 6% का है तो, है ना, क्वेश्चन में 6% ही दिया हुआ है, ओके। क्लियर हो गई बात फ्रेंड्स, ओके। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो पावर 20 है इसको कैलकुलेट कैसे करना है, वो भी मैंने आपको दिखाया कि पावर 20 को कैलकुलेट करने के लिए आप जो बड़ी पावर है उसको बस बाइफरकेट कर दीजिए। 5 × 4 मैंने किया, मैंने पहले क्या किया, जो चीज़ थी 1.015 की पावर पहले 5 कैलकुलेट करिए, जो आए उसको लिख लीजिए, और फिर जो निकल करके आए उसकी पावर 4 निकालिए, ओके। अब कई बार क्या होता है 360 पावर आ जाती है, 360, इस केस में क्या करना है, इसको भी बाइफरकेट करिए, कितना कर सकते हैं हम, नौ चौक 36 ये कर सकते हैं। यानी हम क्या करेंगे, मान लीजिए जो है मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ 1.2 की पावर आपको 360 कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, ठीक है, 1.2 की पावर 360 आपको कैलकुलेट करना है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, देखिए ये 360 को पहले हमने कन्वर्ट किया 9 × 4 × 10, 9 चौक 36 धामा
360, ठीक है। तो ये 360 ऐसे कन्वर्ट होगा। अब हम क्या करेंगे, पहले 1.2 की पावर 9 निकालेंगे, ओके। जो आएगा उसकी पावर कितनी निकालेंगे, 4 निकालेंगे। फिर जो आएगा उसकी पावर हम 10 निकालेंगे। तो ये 360 बार आपको बटन प्रेस करने से छुट्टी मिलेगी, ओके। आइए देख लेते हैं, ठीक है। 1.2 इंटू, हमें पावर 9 निकालनी है। सबसे पहले कितना निकालना है फ्रेंड, 9 निकालना है। तो 1.2 इंटू 1.2, ओके। तो ये 2 बार हो गया, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 टाइम्स हो गया, 5.1597 या 1598, 5.1598, ठीक है। अब ये हमने 9 पावर निकाल ली। अब जो आएगा उसकी पावर 4 निकालेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जो है निकालना पड़ेगा 5.1598 इंटू 5.1598, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो ये आ गया फ्रेंड्स आपका 708.81, ओके। 708.81, ओके। अब जो आया है इसकी 10 टाइम्स वैल्यू, ऐसे आप कैलकुलेट कर लीजिए। बस इसको 10 टाइम्स आपको प्रेस करना है। हो सकता है यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो मेरे से, वैल्यू बहुत बड़ी जा रही है, मे बी आई एम रॉन्ग, पर फंडा क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। मेरे ख्याल से आपको कई बार हाई पावर की कैलकुलेशन को लेकर के आपकी क्वेरी आती हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो ये ऑर्डिनरी एन्युटी पर हमने काफ़ी सारा कवरेज किया है। बहुत सारे क्वेश्चंस, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस जो भी पॉसिबल हो पाए हैं उनको कवर किया है। और ये मैंने बताने की कोशिश की है कि आप पहचानोगे कैसे, कन्फ्यूजन नहीं पालनी है। कब आपको फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में 1 + r⁴ कब यूज करना है, या फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू a/r ब्रैकेट में 1 + r⁻n-1 कब यूज करना है। ये बात मैंने आपको समझाई, ठीक है, किस केस में क्या करना है, ओके। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक वगैरह करने में कंजूसी मत किया कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।